Good morning, dear student. I am from TSN School, class 11, subject chemistry, chapter number 2, structure of atom, जिसका आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 9. डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा पार्ट 8 में हमने स्टडी किया था ऑफ प्रिंसिपल और शेप्स एंड एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स. ये दो टॉपिक हमने पार्ट 8 में कवर किए हैं. ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे क्या जगह दी जाए. ठीक है, कुछ बचे हुए रूल्स जो हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे क्या फिलअप किया जाता है ऑर्बिटल्स में, तो उन रूल्स की हम यहाँ पर पार्ट 9 में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या था डियर स्टूडेंट के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, जो आप 4 क्वांटम नंबर स्टडी करके आ चुके हैं, N, L, M और S, ये चारों क्वांटम नंबर्स कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते एक ही एटम में. एक ही एटम में जो चार क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकती. पॉसिबिलिटी ये रहती है कि तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू भले ही सेम हो जाए N, L और M की, बट S जो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू जरूर डिफरेंट निकलेगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी थ्योरी. नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू सेम नहीं निकलती है. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल. दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रह सकते हैं. आपको मैंने बताया था कि एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. एंड द सेम 3 क्वांटम नंबर N, L, M, बट दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. इनके लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं भले, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर और M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट S की वैल्यू इनके लिए जरूर डिफरेंट निकलेगी, ये पक्का होता है. ठीक है, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 और इसका लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम का वो कितना है 3s2. मैग्नीशियम का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है 3s2. S में आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है. तो देन देखिए हम दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि 3s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये जो आगे वाली डिजिट है 3, ये एक्चुअली में किसको बता रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N को. ये जो S है यहाँ पर, ठीक है, ये किसको बता रहा है L और M की वैल्यू को, और यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू को बता रहा है, S स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को बता रहा है. ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने की. आप चारों क्वांटम नंबर जो इस तरह से इसके इजीली निकाल सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए 3s2 कॉन्फ़िगरेशन है. इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन ऊपर अपवर्ड दिया हुआ है, यानी कि इसको आपने कैसे भरा है, इस इलेक्ट्रॉन को आपने कैसे भरा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा है. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. तो इसके लिए n की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए भी n की वैल्यू 3 है. इसके लिए l की वैल्यू 0 है. तो आप जानते हो कि l की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर s है, और s के लिए l की वैल्यू क्या आती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की 0 आती है. तो इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी. m की वैल्यू इसके लिए 0 है, इसके लिए भी 0 होगी, क्योंकि l की वैल्यू 0 है और m और l एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. अब बात हम अगर करें s स्पिन क्वांटम नंबर की, तो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है वो तो एक्चुअली में रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो डाउनवर्ड एरो का साइन है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी. इसके लिए निकलेगी +½ और इसके लिए निकलेगी -½. तो आप देख सकते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, N, L और M, बट चौथा जो क्वांटम नंबर है S स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट आती है. और यही क्या था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. बात समझ में आ गई यहाँ तक. जैसे देखिए एक प्रैक्टिस अगर हम और करें, यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक वेट कितना होता है 12. हम में एटॉमिक वेट से मतलब नहीं है, एटॉमिक 6 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है. कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो गया 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2. आप यहाँ पर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए. जैसे हम इसकी बात करें 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p. तो p है तो p में एक्चुअली में ब्लॉक कितने बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे, और एक ब्लॉक में एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो देन देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया है मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया है, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो आप इनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का पेड़ ले लीजिए, आप देखेंगे कि उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आती है. यही क्या था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. जैसे आप अगर बात करें इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आप बात करें तो इनके लिए N, L और M की वैल्यू सेम निकल जाएगी, बट S की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी. ऐसा ही केस इनके साथ है, जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, उनके भी साथ भी ऐसा ही है, N, L और M की वैल्यू सेम निकल जाएगी, बट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट निकलेगी. ऐसे ही हम बात करें इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है,
इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो इसके लिए भी n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो पहला ही क्वांटम नंबर इन दोनों के लिए सेम निकल गया। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। अलबत्ता आपको ध्यान रखना है कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ सकती अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। भले ही तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाए बट चौथे की वैल्यू मस्ट है कि डिफरेंट ही निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझने वाला रूल है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ ही हमने यहाँ पे देखो एस में तो एक ही सब ऑर्बिट होता है, ठीक है, एक ही ब्लॉक होता है। एस में पी में 3 ब्लॉक होते हैं, डी में 5 ब्लॉक होते हैं और एफ में कितने ब्लॉक होते हैं 7। डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिट बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, इट मीन इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है P1, तो आपने P में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन P में भर दिया आपने, ठीक है। अब मान लीजिए किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाए P2, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे ना कि इसमें भरेंगे। बात समझ में आएगी, यही था हुंस रूल। हुंस रूल के अकॉर्डिंग एक ब्लॉक में एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन को भेजिए जब तक पॉसिबल हो पाए, जब तक पॉसिबल हो पाए तो एक ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन को भेजिए। अब मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका P3, तो आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ जगह दे देंगे, ठीक है। यानी तीनों ब्लॉक में एक एक इलेक्ट्रॉन अभी तक है और तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है अभी तक अनपेयर्ड है, ठीक है, अनपेयर्ड है। और तीनों ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो आपने तीनों ही इलेक्ट्रॉन जो कि सेम नेचर के हैं नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनको आपने अलग अलग रूप में रखा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अब मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इस एलिमेंट का P4, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अब भाई जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रिपीट ही होना, उसको पेयरिंग ही करनी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यानी कि आपने एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया और अब आप सोचिए कि एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो फिर एटम स्टेबल कैसे हो सकता है। जब यहाँ पर रिपल्जन जनरेट हो गया तो फिर हम एटम को स्टेबल क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये कुछ एग्जांपल ऐसा है कि आपने एक बंद कमरे में 2 समान प्रवृत्ति के लोग जो हैं उनको वहाँ पर डाल दिया उस कमरे में। मान लीजिए 2 पर्सन है, दोनों पर्सन की टेंडेंसी है झगड़ने की, झगड़ालू नेचर है उनका, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पर्सन को बोला कि तू इस तरफ मुंह करके बैठ जा, एक पर्सन को बोला तू इस तरफ मुंह करके बैठ जा, ठीक है। दोनों पर्सन एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं तो दोनों में फाइट भी नहीं होगी। बात समझ में आ गया। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब आप एक ही ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को तो आप रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन को आप रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों में रिपल्सन वाली बात जो है वो आएगी ही नहीं, या अगर रिपल्सन होगा तो वो भी नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, ठीक है, जिससे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर रिपल्सन वाली बात आएगी नहीं। हाँ, अगर आप एक ही ब्लॉक में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या भर देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भर देते हैं, ठीक है, या दोनों ही इलेक्ट्रॉन आप भर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर उनमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा और फिर एटम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कभी भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा नहीं जाता है, सिर्फ इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ब्लॉक में जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो दूसरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो गया P4, अब मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाए P5, तो ऑब्वियसली बात है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर P6 हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। बात क्लियर हो गई। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को P, D और F में भर रहे हैं, क्योंकि S में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो आप अगर इलेक्ट्रॉन को P, D, F में भर रहे हैं तो मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन को क्या रखिए, स्टार्टिंग में अनपेयर्ड रखिए जब तक कि वो रह सके। फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए कि अब आप उसे अनपेयर्ड नहीं रख पा रहे तो फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे P में P3 के बाद में पॉसिबल नहीं था कि आप इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रख पाए तो P4 से उसकी पेयरिंग स्टार्ट कर दी थी आपने, ठीक है। ऐसी D में कितने ब्लॉक होते हैं, 5, तो 5 में तो D6 कॉन्फ़िगरेशन होते ही आप उसकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे F में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन को तो चलो आपने अनपेयर्ड रख दिया, बट जैसे F8 कॉन्फ़िगरेशन आया तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि P3
कॉन्फ़िगरेशन, किसी एलिमेंट का अगर p3 कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रूम में है, किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो d5 कॉन्फ़िगरेशन, ये पांचों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ब्लॉक में अवेलेबल है, और ऐसे f के साथ है f7। तो अगर किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है p3 d5 है f7, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट हाईली स्टेबल होते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना आप, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट हाईली स्टेबल होते हैं जिनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाफ फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, बट भरे 3 ही आपने, तो ये हाफ फील्ड हो गया। d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, बट भरे कितने आपने 5। f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14, भरे कितने आपने 7। तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है p3 या d5 या f7, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, वो हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें एक ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन है एट टाइम। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल से हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को आपको यहाँ पर समझाया है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्टिंग में अनपेयर्ड होते हैं, कब उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। कि जैसे देखिए अब ये कॉन्फ़िगरेशन इसका p3, अब मान लीजिए चौथा इलेक्ट्रॉन p में आता है, मान लीजिए उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है p4, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा। ऐसे d5 कॉन्फ़िगरेशन है, अब कॉन्फ़िगरेशन होता है d6, तो ऑब्वियसली बात है कि छठा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन f7 से क्या हो जाता है f8, तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर आपको पेयरिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट जब तक हो सके तब तक इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड रखिए अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की हमने बात करी, p3, d5 और f7 कॉन्फ़िगरेशंस क्यों स्टेबल होते हैं उनकी हमने बात करी। जो पार्ट 10 में इसका लेके आऊँगा वो सिर्फ प्रैक्टिस की, वहाँ पर हम बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।